जून 2026 के आखिरी हफ्ते में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में 6 बड़े भूकंप आए। Moving on, a sudden wave of earthquakes has shaken parts of the world, putting the Earth's hidden movements under the spotlight now. और इसके बाद सोशल मीडिया पर एक सवाल तेजी से फैलने लगा। क्या ये सारे भूकंप आपस में जुड़े हुए हैं? क्या पूरी धरती टूटने लगी है? सबसे पहले आपको राहत की बात बता दे, नहीं, धरती टूट नहीं रही है। लेकिन लोगों के मन में ऐसा डर क्यों पैदा हुआ, ये समझना बिल्कुल आसान है। वेनेजुएला में लगातार आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के झटकों ने इमारतों को तहस-नहस कर दिया। इसके कुछ घंटों बाद 7.2 तीव्रता के भूकंप ने जापान के उत्तरी तटीय क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। उसी दिन कैलिफोर्निया में भी 5.6 तीव्रता के झटके महसूस किए गए और फिर उसी हफ्ते पाकिस्तान में 5.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ, जिसके तुरंत बाद अफगानिस्तान भी 6.2 तीव्रता के झटकों से दहल उठा। क्या ये पूरा घटनाक्रम प्रलय पर बनी किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा नहीं लग रहा है? लेकिन वैज्ञानिकों ने इस डर पर जल्दी ही विराम लगा दिया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इन भूकंपों का एक ही समय के आसपास आना सिर्फ एक असाधारण संयोग था। ये सभी भूकंप अलग-अलग टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं पर आए थे और इनका आपस में कोई सीधा संबंध नहीं था। लेकिन अगर वे एक दूसरे से जुड़े नहीं थे, अगर वेनेजुएला के भूकंप का अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं था, तो फिर इतने सारे बड़े भूकंप लगभग एक ही समय पर क्यों आए? और उससे भी बड़ा सवाल, आखिर यही इलाके बार बार भूकंप का शिकार क्यों बनते हैं? इस रहस्य को समझने के लिए हमें धरती की सतह से कई किलोमीटर नीचे जाना होगा, जहां हमारी नजरों से छिपी विशाल ताकतें लगातार सक्रिय रहती हैं। और यहीं से शुरू होती है प्लेट टेक्टोनिक्स की कहानी। धरती की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट यानी भूपर्पटी कहा जाता है। ये पूरी पृथ्वी के कुल आयतन का 1% से भी कम हिस्सा है, लेकिन यही वो परत है जहां हम रहते हैं और जहां पूरी ज्ञात जिंदगी मौजूद है। लेकिन ये पूरी परत एक ही ठोस चट्टान नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी अंडे का छिलका कई बड़े बड़े टुकड़ों में टूट गया हो। ये सभी टुकड़े एक मोटी धीरे धीरे बहने वाली परत के ऊपर तैर रहे हैं। इन्हीं टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। कुछ प्लेटें बहुत विशाल हैं, तो कुछ दूसरी प्लेटों के मुकाबले छोटी। लेकिन एक बात सब में समान है, ये सभी लगातार अपनी जगह बदलती रहती हैं। अब सवाल है, आखिर इन्हें चलाता कौन है? धरती का अंदरूनी हिस्सा बेहद गर्म होता है। यही गर्मी क्रस्ट के नीचे मौजूद मैंटल में कन्वेक्शन करंट्स पैदा करती है। इसे उबलते हुए सूप के बर्तन की तरह सोचिए। नीचे का गर्म हिस्सा ऊपर उठता है, ऊपर आकर ठंडा होता है और फिर वापस नीचे चला जाता है। इस तरह लगातार एक गोलाकार प्रवाह बनता रहता है। धरती के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। यही कन्वेक्शन करंट्स विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करते हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स को धीरे धीरे खिसकाते रहते हैं। फर्क बस इतना है कि मैंटल कोई तरल नहीं है, ये बेहद गर्म ठोस चट्टानों से बना है। लेकिन इतनी गहराई पर मौजूद अत्यधिक दबाव की वजह से करोड़ों वर्षों में ये चट्टानें बहुत गाढ़े तरल की तरह व्यवहार करने लगती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत धीरे चलती हैं, लगभग उतनी ही गति से जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं, यानी हर साल सिर्फ कुछ सेंटीमीटर। लेकिन लाखों वर्षों तक यही धीमी गति प्लेटों की सीमाओं पर जबरदस्त तनाव जमा करती रहती है। चट्टानें धीरे धीरे मुड़ती हैं, उनमें खिंचाव बढ़ता जाता है और जब ये तनाव चट्टानों की सहन करने की क्षमता से ज्यादा हो जाता है तो वे अचानक टूट जाती हैं। उस पल बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा साइज्मिक वेव्स यानी भूकंपीय तरंगों के रूप में बाहर निकलती है और इसी घटना को हम भूकंप कहते हैं। अब ये प्लेटें जब आपस में मिलती हैं तो उनका व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस दिशा में चल रही हैं। इन टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाएं मुख्य रूप से 3 तरह की होती हैं। पहली होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री। यहाँ 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। जैसे जैसे उनके बीच दूरी बढ़ती है, मैंटल से मैग्मा ऊपर आकर उस खाली जगह को भर देता है और नई क्रस्ट बनती है। ऐसा ज्यादातर समुद्र के नीचे होता है और इसकी वजह से आम तौर पर छोटे और उथले भूकंप आते हैं। दूसरी होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री। दुनिया के ज्यादातर बड़े और विनाशकारी भूकंप यहीं आते हैं। यहाँ 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं और टकराती हैं। अब आगे क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि टकराने वाली प्लेटें किस प्रकार की हैं। अगर भारी ओशनिक प्लेट किसी हल्की कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो भारी प्लेट नीचे मेंटल में धंसने लगती है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहा जाता है। इस दौरान दोनों प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं, कई बार फंस जाती हैं और सदियों तक दबाव जमा
जमा होता रहता है। फिर एक दिन जब ये दबाव अचानक टूट कर निकलता है तो बेहद शक्तिशाली मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक आता है। यही वो क्षेत्र भी होते हैं जहां ज्वालामुखी सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं, क्योंकि नीचे धंसने वाली प्लेट धीरे धीरे पिघलने लगती है। लेकिन अगर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराएं तो दोनों में से कोई भी नीचे नहीं धंसती। इसके बजाय वे सिकुड़ती हैं, मुड़ती हैं और ऊपर की ओर धकेली जाती हैं। इसी प्रक्रिया से हिमालय जैसे विशाल पर्वत बनते हैं और यही वजह है कि ऐसे इलाकों में भी शक्तिशाली भूकंप बार बार आते हैं। तीसरी होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। यहाँ दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर उल्टी दिशाओं में रगड़ खाते हुए गुजरती हैं। ये नई जमीन नहीं बनाती और ना ही पुरानी जमीन को खत्म करती हैं, लेकिन इनके बीच मौजूद घर्षण इन्हें लंबे समय तक जकड़े रखता है। ऊर्जा लगातार जमा होती रहती है और जब चट्टान आखिरकार टूटती है तो प्लेटें अचानक खिसक जाती हैं। यही तेज झटका एक शक्तिशाली भूकंप पैदा करता है। अब वापस चलते हैं उस खबर की ओर। आखिर वे सारे भूकंप आपस में जुड़े क्यों नहीं थे? क्योंकि वे पूरी तरह अलग अलग टेक्टोनिक सिस्टम में हुए थे। जापान का भूकंप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आया, जहां पैसिफिक प्लेट दूसरी प्लेटों के नीचे धंस रही है, यानी एक कन्वर्जेंट बाउंड्री। उत्तरी कैलिफोर्निया का 5.6 तीव्रता वाला भूकंप सैन ऑन्ड्रियस फॉल्ट पर आया, जहां पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एक दूसरे के समानांतर रगड़ खाते हुए गुजरती हैं, यानी एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। वेनेजुएला का विनाशकारी भूकंप उस सीमा पर आया जहां कैरेबियन प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट के समानांतर खिसक रही है, और पाकिस्तान व अफगानिस्तान ये दोनों उस क्षेत्र में स्थित हैं जहां इंडियन प्लेट लगातार उत्तर की ओर बढ़ते हुए यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इसी टक्कर ने करोड़ों साल पहले हिमालय को जन्म दिया था और यही लगातार बढ़ता दबाव इस पूरे इलाके को दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में से एक बनाता है। यानी ये सभी भूकंप हजारों किलोमीटर दूर मौजूद अलग अलग टेक्टोनिक सिस्टम में पैदा हुए थे, इसलिए ये एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र घटनाएं थीं। यानी ये किसी वैश्विक चेन रिएक्शन का हिस्सा नहीं थे। वैज्ञानिकों के अनुसार कई बार एक बड़ा भूकंप अपने आसपास के इलाकों में छोटे छोटे भूकंपों को ऑकेजनली ट्रिगर कर सकता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सभी भूकंप अलग अलग टेक्टोनिक सिस्टम में आए थे, इसलिए इन्हें किसी एक वैश्विक चेन रिएक्शन का हिस्सा नहीं माना जा सकता। वैसे भी USGS हर साल दुनिया भर में हजारों भूकंप दर्ज करता है। इनमें से ज्यादातर इतने छोटे होते हैं कि लोगों को उनका एहसास भी नहीं होता। बस कभी कभी ऐसा संयोग बन जाता है कि कई बड़े भूकंप आबादी वाले इलाकों में लगभग एक ही समय के आसपास आ जाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप खबरों में अनयूजुअल सिस्मिक एक्टिविटी या असामान्य भूकंपीय गतिविधि जैसी हेडलाइन देखें तो घबराने की बजाय उसके पीछे छिपे विज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प वैज्ञानिक कहानियों के लिए जस्ट लर्निंग को सब्सक्राइब करना न भूलें।